Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून भाई. चलो जी, शुरू करेंगे आज टेंस की क्लास नंबर 2. क्लास 2 टेंस. आ जाओ सभी लाइव और फिर शुरू करते हैं क्लास. कल पहली क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है. बेटा लाइव ही है, विवेक कुमार लाइव है. और ऐसे जो क्लास चलती है ना वो लाइव ही होती हैं. रिकॉर्डेड एकदम से पूरी क्लास आ जाती है, तो ये क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होती हैं, सारी लाइव होती हैं. कुछ बच्चे तो सिर्फ इसीलिए कमेंट करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्लास लाइव है या नहीं है. अरे भाई लाइव रहती है क्लास, ठीक है. ऐसे ऐसे शक नहीं करते हैं कि लाइव है नहीं है. ठीक है, चलो शुरू करेंगे भाई आज की क्लास. एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून. हमने पिछली क्लास में टेंस पढ़ाया था. टेंस मतलब शुरू करा था. आज सबसे पहले मैं टेंस को थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवाऊंगा कि टेंस में पिछली क्लास में हमने क्या क्या बातें की थी, कैसे कैसे हमने चीज़ों को डिस्कस किया था. ठीक है, तैयार हैं भाई सभी लोग? अगर तैयार हैं तो आ जाइए. हमने बताया था कि टेंस को बेसिकली, टेंस होता क्या है? बेसिकली टाइम होता है. किसी भी एक्शन का जो टाइम होता है वही बेसिकली क्या होता है? टेंस होता है. टेंस को हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं. पास्ट का यानी कि पास्ट का टाइम हो गया, प्रेजेंट का टाइम हो गया और फ्यूचर का टाइम हो गया. इसको हम एक टाइमलाइन बना के देख सकते हैं. इस तरीके की एक लाइन, एक काल्पनिक रेखा जिसको हम टाइमलाइन समझ रहे हैं. और इसमें हम मानते हैं कि जहाँ पे आज हम हैं वो हमारा प्रेजेंट है. इससे पिछले का जो भी था वो सारा पास्ट था, और इससे आगे जो भी आएगा वो फ्यूचर आएगा. ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको पास्ट का रेफरेंस दे दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे पास्ट का टेंस यूज़ करना होता है. ऐसे ही फ्यूचर का कुछ रेफरेंस होगा तो फ्यूचर का टेंस लगाएंगे. ऐसे ही अगर प्रेजेंट का कुछ रेफरेंस है तो फिर प्रेजेंट का टेंस हमें लगाना होता है. ठीक है. इसके अलावा फिर आपको बताया था कि सेंटेंस बेसिकली बनता है सब्जेक्ट से और वर्ब से. ठीक है. और उसके बाद में हमें अपने बताया था कि भाई जैसे हम बार बार कह रहे होते हैं टेंस बहुत ज़रूरी है, टेंस बहुत ज़रूरी है, तो टेंस का हम पता कैसे लगाते हैं? कोई सेंटेंस जब हम देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इसमें कौन सा टेंस है? तो सेंटेंस में टेंस देखने के लिए हम वर्ब को देखते हैं. वर्ब को देखते हैं. हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें आगे के पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ब को देखना है. वर्ब की फॉर्म चेक करनी होती है. फिर हमने आपको बताया था कि वर्ब की फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस वाली फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म जितनी भी होती हैं वो प्रेजेंट को दिखाती हैं. सेकंड फॉर्म जितनी भी होती हैं वो पास्ट को दिखाती हैं. और साथ ही साथ में आगे ये बात भी आ गई थी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है तो वो भी प्रेजेंट को दिखाता है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के केस में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये बताया था. ऐसे ही आपको बताया था कि सेल या फिर विल अगर आ जाए तो वो आपका किसको दिखाता है? फ्यूचर को दिखाता है. ठीक है. फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़े थे और फिर हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ टेंस क्या होते हैं, टेंस के प्रकार क्या क्या होते हैं. तो टेंस को मुख्यतः 4 प्रकार से हम देख सकते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल टेंस भी बोला जाता है. कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है. और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इसी तरीके से हम लिखते हैं. ठीक है.
आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने शुरुआत करी और हमने स्टार्टिंग में ही ये बात देखी थी कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है और टेंस डिसाइड होता है वर्ब से। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम हमेशा क्या लिख के चलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको लगा देना है, उसके बाद का जो भी पार्ट है आप ज़रूरत के हिसाब से लगा दो। ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और आगे का पार्ट जो भी है उसको लगा दीजिए। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए थे। V1 मैंने आपको बताई थी, दो फॉर्म में हम कह सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में एस या ईएस आ जाता है, प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। आई के साथ में भी V1 आता है और यू के साथ में भी V1 आता है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखा था। हमने आपको बताया था कि नॉट की पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। अब क्योंकि जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तो बात ही नहीं करी, लेकिन नॉट तो आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसीलिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो ऐसे केस में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है। सिंगुलर के लिए डज आता है और प्लूरल के लिए डू आता है। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा था कि मतलब डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, उसके फिर कुछ एग्जांपल दिए। बस यहाँ पे एक खास बात जो आपको बताई थी वो ये थी कि डू या डज अगर आपने लगा दिया तो इसके बाद में आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसा भी हो। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने पाया इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्या आप लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आपने कहा यस, या आप कह सकते हैं नो, हम लाइव क्लास नहीं लेते। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा क्या आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप कह सकते हो हाँ, या आप कह सकते हो ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, जहां पे मैं आपसे पूछता हूं आपने कल क्या खरीदा, आप कहोगे हाँ खरीदा, नहीं, आपने कल क्या खरीदा इसका आंसर आपको किसी और चीज में देना पड़ेगा। मैंने कल एक मोटरसाइकिल खरीदी, या मैंने कल एक पेन खरीदा, या मैंने कल एक नोटबुक खरीदी, इस तरीके से। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर आप दोगे मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, यानी कि ये यस या नो में आंसर नहीं दे पाएंगे। अब इन दोनों जो टाइप होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर आपकी मेन वर्ब लिखी जाती है। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर आपकी मेन वर्ब आती है। अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे तो देखो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, डू या डज। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा और वर्ब की जगह पे क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू या डज लिख देंगे और मेन वर्ब की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। इस तरीके से हमने आपको इसका कैटेगराइजेशन बता दिया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं। फिर आपको बताया था कि कुछ केस ऐसे भी बनते हैं जहां पे जो इंटरोगेटिव शब्द होता है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, वो वर्ड आपका सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपका इंटरोगेटिव वर्ड जो है सब्जेक्ट बन रखा हो तो ऐसे केस में आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये हु सब्जेक्ट है तो डज नहीं आएगा, सिंपल लिव्स लिख दीजिए। वॉट आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डज नहीं आएगा। ऐसे ही विच बॉय आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लाइक्स सही है, डू डज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हु हो गया, वॉट हो गया और विच प्लस नाउन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं। इसके बाद में अगर हु, वॉट, विच प्लस नाउन सब्जेक्ट की तरह आते हैं, ये सब बता दिया था आपको। ठीक है, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दिए थे। इसके बाद में आपको नॉट बताया था कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट भी आए तो उस नॉट को कहाँ रखते हैं, या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद रखते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में मर्ज करके रखते हैं। ये हमने टोटल पढ़ाया था। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भाई, जैसे ही आप देखोगे, जब आप अपने बैच को ओपन करोगे, उस बैच में जब आप टेंस के चैप्टर में जाओगे तो जैसे ही आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना है, आपको क्लास आप जैसे देखते हो ना, सबसे पहले 3-4 सेक्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बैच ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ठीक है, जैसे कि ये हमने एक बैच ओपन करा, यहाँ पे आपको ये 3-4 ऑप्शन दिखते हैं। एक लाइव का दिखता है, रिकॉर्डेड और अपकमिंग। अगर आप एप्लीकेशन पे खोलते हो तो अपकमिंग वाला एक सेक्शन नहीं होता है, उसमें लाइव और रिकॉर्डेड होते हैं। साथ में टेस्ट का सेक्शन आ जाएगा जिस दिन हम आपके टेस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर टेस्ट आपके बैच में एडेड है तो आता है, नहीं आता है। इसमें अभी टेस्ट ऐड नहीं करे हैं हमने इस बैच में, तो इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जिस भी बैच को आप देखोगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमने ग्रामर को खोला, ग्रामर में हमने टेंस का चैप्टर खोला। अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक वीडियो का और एक पीडीएफ का। जब आप इस वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं। टेंस की पहली क्लास हुई है, एक ऑप्शन इसमें है वॉच का, यानी कि अगर आपको क्लास देखनी है तो आप वॉच पे क्लिक कर दीजिए। साथ में अटेम्प्ट क्विज का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि टेंस की क्लास नंबर 1 में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी उस पर बेस्ड आपको एक क्विज मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको टेंस 1 में पढ़ाई थी उस पर बेस्ड आपको क्या मिल रहा है, क्विज। अगर आप इस क्विज को अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस खुल के आ जाएंगे। इसको एक बार मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया स्पॉट द एरर का। ठीक है, मोहन गो टू स्कूल, मोहन सिंगुलर है तो गो नहीं गोज आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आया, रमेश एंड मोनिका लिव्स, रमेश और मोनिका 2 लोग हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिव्स नहीं आएगा, क्या आएगा, लिव, यानी कि अगेन कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ऐसे ही राहुल डू नॉट वर्क हार्ड, भाई राहुल सिंगुलर है, राहुल के साथ डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट, तो ए ऑप्शन आपका। ऐसे ही वाई यू नीड दिस पेन, भाई मैंने बताया था क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। क्या हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, नहीं लगाई, इसका मतलब है ये गलत है। हमें लिखना चाहिए वाई डू यू नीड, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जब हम पहुंचे, डज यू वर्क, भाई यू के साथ में डज आता है या डू आता है, यू के साथ प्लूरल वाली चीजें आती हैं तो क्या आ जाएगा, डू आपका आ जाएगा, इसीलिए ए ऑप्शन फिर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु डज टीच यू मैथ्स, आपको बताया था कि हु अगर सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है तो डू डज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे हु डज टीच नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हु टीचेज यू मैथ्स। इसका मतलब है कौन सा आपका ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऐसे ही रूपेश डज नॉट हेल्प्स हिज सिस्टर, भाई अगर डज नॉट आ ही रखा है तो हेल्प में एस या ई एस नहीं आएगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऐसे ही डज नॉट सी, भाई देखो अगर नॉट को सब्जेक्ट से पहले रखा है तो हमें कैसे लिखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जुड़ी हुई फॉर्म में, तो कैसे लिखना चाहिए, डजंट सी, क्या लिखना चाहिए हमें, डजंट सी, या फिर हमें लिखना चाहिए डज सी नॉट, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही देखो फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द टेंस, ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, भाई लिव्ड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस। ऐसे ही राधिका लिव्स इन मुंबई, लिव्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट का। इस तरीके से आपका क्विज पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्विज पूरा हो जाएगा। क्विज होने के बाद में आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि आपकी रैंक क्या है। तो देखो स्कोर 10 में से 10 है, रैंक 856 है, यानी कि 56 लोगों में से 8 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने 10 के 10 करेक्ट करे हैं। ठीक है, और भाई ये सभी बैचेज में हम अब से क्विज ऐड करना शुरू करेंगे, जितने भी हमारे बैच रहे होंगे, पुराने नए जैसे भी बैचेज हैं, जितना भी पुराना है, सब में धीरे धीरे हम क्विज ऐड करेंगे। और ये हमने कुछ नया सोचा है जिससे कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसकी आप प्रैक्टिस कर पाओ सीधे सीधे। जो क्लास आपने ली जस्ट उसके तुरंत बाद देखो आप अपना क्विज लगा दो। लेकिन क्विज अपलोड, जैसे आज जो क्लास हो रही है उसका क्विज भाई कल अपलोड हो पाएगा, तुरंत के तुरंत क्विज अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लियर है भाई, आ जाओ अब आ जाते हैं अपने जो हम पढ़ रहे थे। तो भाई आज हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब तक हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब भाई हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा मीनिंग वाइज और सेंस वाइज देखना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट वही चल रहा है जो कल चल रहा था।
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो भाई, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं और जब उसकी हिंदी हम निकालते हैं तो वहां पे ता है, ती है, ते है, ताहू आदि सेंस आते हैं। ठीक है, तो जब हम हिंदी की बात करते हैं, अब तक हमने इंग्लिश में स्ट्रक्चर देख लिया, थोड़ा सा हिंदी में भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो हिंदी वालों के लिए ये स्पेशली ये हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ETC शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से शब्द आते हैं? ता है, ती है, ते है, तेहू ETC आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाई इसका सेंस क्या आता है। ठीक है, इसका सेंस क्या आता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखेंगे भाई, ये काम क्या करता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो भाई जितने भी आपके फैक्ट होते हैं, सारे फैक्ट्स को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हमने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो फैक्ट है। हमने कहा कि 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, फैक्ट है। 100 डिग्री पर पानी उबलता है, फैक्ट है। ये सब किस में लिखने पड़ेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ता है, तू है आ रखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि जितने भी आपके फैक्ट हो जाएंगे, जितने भी आपके जो ट्रुथ होते हैं ना कुछ भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो भी किस में आएंगे? आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जितनी भी किसी की आदतें होती हैं, हैबिट्स, वो भी सब किस में आएंगी? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने कहा मैं डेली स्कूल जाता हूं, या मैंने कहा मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, ये सब किस में आएंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। उसके अलावा हैबिट के अलावा भी कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो रेगुलर होते हैं। तो जितने भी रेगुलर एक्शंस होते हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग कर रहे होते हैं, उन एक्शंस के को भी हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो फैक्ट हो गए, ट्रुथ हो गए, हैबिट्स हो गई, रेगुलर एक्शंस हो गए। उसके अलावा बहुत सारी प्रोवर्ब होती हैं, कहावतें। ठीक है, क्या होती हैं भाई? प्रोवर्ब। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोवर्ब आपकी फैक्ट हो सकता है प्रोवर्ब फैक्ट हो और हो सकता है ना हो, बस कहावत है। जैसे कि हम कहते हैं कि दूरियां नजदीकियां बढ़ा देती हैं। अब जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा दूरियां नजदीकियां बढ़ाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी होने की वजह से लोग हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, नहीं हो जाता कभी कभी, तो जरूरी नहीं है। लेकिन ये कहावत है कि दूरियों से नजदीकी बढ़ती है, कहावत है जस्ट। तो ये भी किसमें लिखी जाती हैं? जितनी भी प्रोवर्ब होती हैं, या फिर हम इसको सेइंग भी बोल देते हैं कभी कभी। सेइंग का मतलब भी कहावत होता है। ठीक है, तो ये सब भी किस में आती हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। उसके अलावा कुछ आपकी स्टेट्स होती हैं भाई, कोई ईमानदार है, कोई टीचर है, कोई ये करता है, कोई पढ़ाता है, कोई गाना गाता है, कोई मूवी बनाता है, कोई डांस करता है। ये सब जितने भी किसी की स्टेट्स होती हैं, जितने भी किसी के ऑक्यूपेशनल एक्शंस होते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्शंस का मतलब है ऐसे एक्शंस जो उसके ऑक्यूपेशन, जैसे मैं पढ़ाता हूं भाई, ये मेरा ऑक्यूपेशन है, मेरा काम है। तो आपके जॉब के लिए जो एक्शन करने पड़ते हैं लोगों को, वो सब भी क्या है भाई? वो आपकी स्टेट्स में आती हैं। ये सब भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सब भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, और भाई जो वर्ब की लिस्ट के लिए मैंने कल बोला था, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, बट इट विल टेक टाइम। मैं आपको जस्ट ये काम नहीं होते हैं मेरे से कि मैं अभी क्लास खत्म करूं, टाइपिस्ट को बोलूं कि ये ले, ये किताब है, इसमें से सारी वर्ब की लिस्ट कॉपी मार और पेस्ट करके मुझे दे दे, शाम को अपलोड करनी है। नहीं भाई, या फिर गूगल पे सर्च मारूं कि वर्ब की लिस्ट आ जाए और मैं उसको अपलोड करके दे दूं। नहीं, मैं जब भी कोई भी काम करता हूं, मैं हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करना पसंद करता हूं।
मैं आपको वर्ब की लिस्ट जरूर दूंगा, लेकिन मैं इस तरीके से देना चाहता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े। हम इस तरीके से वर्ब की लिस्ट प्रिपेयर करें जहां पे फिक्स एक स्ट्रक्चर हो कि ज़्यादातर वर्ब में ईडी आता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनमें ईडी नहीं आता है V2 V3 में, तो उनको उस तरीके से कैटेगराइज करके दें। हम चाहते हैं कि जो कंटेंट आपको दें वो मेहनत करके एक एक चीज़ पर काम करने के बाद में दें। मैं जैसे ही आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं, अगर किसी क्लास के बीच में आधे घंटे का भी ब्रेक है तो मैं उस आधे घंटे में जाके मौज मस्ती करने नहीं जाता हूँ, मैं उस आधे घंटे में बैठ के भी काम करना पसंद करता हूँ, अगली क्लास के लिए या फिर जो क्लास ख़त्म हुई है उसके लिए। हर क्लास के लिए मेहनत करना मेरा कर्तव्य भी है और मैं करता भी हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि जस्ट अच्छा क्लास ले ली, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, अब बच्चा बाहर में जाए, नहीं। मैं चाहूँ तो आपको गूगल से लिस्ट कॉपी पेस्ट करा के दे सकता हूँ, लेकिन ना तो मेरा ऐसा नेचर है और ना ही मैं ऐसा करूँगा। मैं आपको लिस्ट हो सकता है 2 दिन लेट दूं, मैं हो सकता है कोई चीज़ देने में 2 दिन लेट हो जाऊं, एक ह्यूमन नेचर है, मैं अकेला इंसान हूं, टीम रहती है, लेकिन भाई आपने एडमिशन जो लिया है ना, वो टीम को पैसे दे के नहीं दिए लिया है, आपने पैसे मेरे नाम पे दिए हैं। आपने एडमिशन अगर लिया है तो वो इसलिए लिया है कि प्रशांत सोलंकी पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपने एडमिशन लिया है। आपने इसलिए एडमिशन नहीं लिया है कि प्रशांत सोलंकी के पास में 10 लोगों की टीम है। तो जो कंटेंट आपके पास जाएगा वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं किस तरीके से ये कह दूं कि भाई ये कंटेंट आप ही अकेले प्रिपेयर करके दे दो और अपलोड कर दो, नहीं। जो भी कंटेंट हमारी क्लास में जाएगा, क्योंकि क्लास में जिस बच्चे ने भी एडमिशन लिया है वो मेरे नाम पे लिया है, और अगर उस कंटेंट को मैं चेक करके ना दूं या मैं उस कंटेंट को ना बनाऊं तो ऐसे केस में वो आपके साथ में गलत है, धोखा है, और मैं किसी के साथ में धोखा नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मैं किसी सीट को देने में डिले कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। हो सकता है मैं किसी क्विज में डिले कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ भाई। मैं सीट में अक्सर करके डिले हो सकता है, इस चीज़ के लिए नाराज मत होना। हो सकता है किसी दिन मुझे क्लास भी कैंसिल करनी पड़े, लेकिन मैं जो भी आपको कंटेंट दूंगा, जो भी काम मैं करूंगा, वो सारे प्रॉपर ईमानदारी से और प्रॉपर अच्छे लेवल का कंटेंट आपको दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपको, हो सकता है मैं कल देने की जगह या परसों देने की जगह आज ही आपको सीट प्रोवाइड कर दूं, लेकिन वो सीट मैं टीम से बनवा लूं, 10 लोग बैठे मेरी टीम में, क्या वो आपके काम की है? क्या आपने इसलिए पैसे दिए थे कि प्रशांत सर की टीम मिलके हमें टीम मतलब एक सीट दे दे? नहीं, आपने फीस इसलिए दी है क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंटेंट दूं, मैं आपके लिए चीजें करूं, ठीक है। तो मैं ही करूंगा, चिंता ना करें। आ जाओ, देखो भाई, तो जितने भी फैक्ट हो गए, ट्रुथ हो गए, हैबिट हो गई, रेगुलर एक्शन हो गए, प्रोवर्ब हो गई, सेइंग हो गई, स्टेट्स हो गई, ये सब किस में बताए जाते हैं? प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। इसके अलावा कई बार जैसे हम जो भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स जब कोई गेम चल रहा है तो उसकी कमेंट्री जब हम कर रहे होते हैं, किसी चीज की कमेंट्री जब हम करते हैं तो उस कमेंट्री में, ठीक है, उसकी कमेंट्री में भी हम अक्सर करके प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइक आपकी किसी भी स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कमेंट्री, ठीक है। सो स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी हम किसका यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं, ईटीसी। ये सब चीजें हैं जिनमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस अक्सर करके आ जाता है। तो देखो भाई, हमने कितने प्रॉपर ढंग से इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव मिलके स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि इसका सेंस क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ये हिंदी मीनिंग में आता है, और इसको यूज किस किस चीज़ के लिए करते हैं? कोई फैक्ट बताने के लिए, कोई ट्रुथ बताने के लिए, कोई हैबिट बताने के लिए, कोई रेगुलर एक्शन बताने के लिए, किसी प्रोवर्ब के लिए, किसी सेइंग के लिए, किसी स्टेट के लिए, किसी स्पोर्ट कमेंट्री के लिए, ईटीसी। इन सब चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं और उसके बाद में हम अगले टेंस पे पढ़ेंगे। देखो भाई, क्योंकि अभी मैं सिर्फ टेंस पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि एरर के क्वेश्चन कम कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा द सन, अच्छा मैं एरर के क्वेश्चन ही दे देता हूं, इज राइजिंग
इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बताओ भाई कैसे करेक्ट करेंगे इस सेंटेंस को। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, एक कहावत है, डिस्टेंस मेक, आपको एरर बताना है, द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब होता है कि दूरी जो है दिलों में प्यार जगा देती है, दूरी प्यार बढ़ा देती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस लिखा, ही टीच मैथ्स। ऐसे ही मैंने अगला सेंटेंस लिखा, आई वर्क आई की जगह पे मैंने लिखा, राधिका डू नॉट वर्क हियर, राधिका डू नॉट वर्क हियर। और लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा, डायमंड कट डायमंड, डायमंड कट डायमंड। अब सारे सेंटेंसेस को एक बार सारे बच्चे सही करके बताएंगे कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। सारे सेंटेंसेस को भाई, सबसे पहले भाई हमने पहला सेंटेंस देखा। भाई एक बात बताओ, सूरज का ईस्ट में निकलना फैक्ट है या नहीं? फैक्ट है भाई, सूरज ईस्ट में निकलता है, ये तो फैक्ट है ना एकदम। अगर ये फैक्ट है तो भाई यहाँ पे हमें कौन सा टेंस लिखना चाहिए? इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट टेंस लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है जो कि राइज होती है, आईएनजी हमें यूज नहीं करना है। लेकिन क्या राइज लिखने से सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सन एक है या 50? एक ही तो है, एक है यानी कि सिंगुलर। और अगर सिंगुलर वर्ब आती है तो ऐसे केस में हमें क्या लगाना पड़ता है? एस या ईएस। तो हमने क्या लगा दिया? राइजेज। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। भाई एक बात बताओ, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना फैक्ट है या नहीं? फैक्ट है ना भाई? फैक्ट है। अगर ये फैक्ट है तो फैक्ट को दिखाने के लिए कौन सा टेंस आता है? तो आप फिर से कहोगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है तो उसमें कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आना चाहिए? रिवॉल्व। लेकिन क्या रिवॉल्व लिखने से सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं, नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि अर्थ एक है या 10-15? तो आप कहोगे अर्थ तो एक ही है। अगर एक ही है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना जरूरी है। तो हम क्या लिख देंगे? रिवॉल्व्स। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर। डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर। भाई एक बात बताइएगा, दूरी जो है हार्ट में प्यार पैदा कर देती है, दिलों में प्यार पैदा कर देती है। अब दूरी हमने सिंगुलर फॉर्म में लिख रखी है या प्लूरल फॉर्म में? तो आप कहोगे कि सिंगुलर फॉर्म में है। और अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो एस या ईएस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इसीलिए क्या लिख देंगे? मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। ऐसे ही देखिएगा, ही लिख रखा है। भाई ही तो सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो देखो वह मैथ्स पढ़ाता है, फैक्ट है भाई। उसका क्या है? ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशनल जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी काम जहाँ पे हम कोई काम करते हैं जो हमारे वर्क के एक्शन है, जो रेगुलर एक्शन है, उनके साथ में इंडेफिनिट टेंस आता है। और हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा?
टीचेस, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सो ही टीचेस मैथ्स। आगे देखेंगे, राधिका डू नॉट वर्क हियर, राधिका डू नॉट वर्क हियर। भाई राधिका यहाँ काम नहीं करती है, ती है, अगर ती है आ रखा है तो इंडेफिनिट तो सही है, लेकिन आप खुद से बताइए राधिका सिंगुलर है, डू आना चाहिए या डज, तो आप कहोगे कि डज आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डज आ जाएगा। आगे देखेंगे, और ध्यान देंगे कभी कभी एसएससी आपको ये क्वेश्चन दे देगा, वर्क्स लिख के दे देगा यहाँ। अब आपको ये चीज हमेशा समझनी है कि अगर यहाँ पे पहले डू डज आ चुका है तो फिर वर्क्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ईएस नहीं लगानी है। आगे, डायमंड कट डायमंड, भाई हीरा हीरे को काटता है, ये कहावत भी आप कह सकते हैं, इनफैक्ट ये फैक्ट भी है, हीरे को काटने के लिए हीरे का ही प्रयोग किया जाता है, तो फैक्ट मान सकते हैं, प्रोवर्ब मान सकते हैं। अगर ये प्रोवर्ब है या फैक्ट है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आएगा, और अगर ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आएगा तो इसका मतलब है कि ये ऐसा एक्शन है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो बार बार होता है, जो फैक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगाना चाहिए, एस लगाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कट्स, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड्स। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। देखो वर्क वाला फिर से समझा देता हूं, अगर आगे डू डज पहले लिख रखे हैं तो फिर वर्ब में एस या ईएस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। एसएससी ऐसा क्वेश्चन देगी कि यहाँ पे डू डज आ रखा है और यहाँ पे फिर एस या ईएस लगाएगी, वो आपको नहीं लगाना है वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, किसी को कोई डाउट भाई? देखो अभी हम क्या है, अभी सिर्फ टेंस का बेसिक पढ़ रहे हैं, सारे टेंस एक बार बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें भाई आगे। आगे अगला आपका पॉइंट देखेंगे, अगला आपका भाई सेकंड टेंस हम लोग शुरू करेंगे, और सेकंड टेंस जो आपका हम शुरू करने वाले हैं दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। पहले तीनों इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूस वगैरह पे आएंगे। कौन सा है भाई? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो इन सब में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, एक टेंस में हमने बहुत अच्छे से टाइम दे दिया, ठीक है, उसके बाद में बाकी के टेंस बहुत जल्दी हो जाएंगे हमारे, क्योंकि एक टेंस में हमने सारे स्ट्रक्चर्स पहचान लिए, कौन सी चीज कैसे बनती है, ये सब क्वेश्चंस भाई ऐसे ही आएंगे जो अभी दिए थे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी अभी टेंस की जस्ट शुरुआत है, अभी हम जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना, एक मैंने एक्शन बता दिया, बताओ कॉन्टिन्यूस में लिखना सही है या इंडेफिनिट में लिखना सही है, पास्ट में लिखना सही है या प्रेजेंट में लिखना सही है, वो सब चीज़ों पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक अकेला टेंस पढ़ लेने से सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे नहीं बनेंगे। तो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आगे आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भाई देखो अब यहां से थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बाद में जाएंगे, पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस किस लिए प्रयोग कर सकते हैं? देखो सबसे पहले भाई पास्ट इंडेफिनिट के इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या आता है भाई? ता था, ती थी, ते थे, ईटीसी का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के अंत में भाई क्या आता है? ता था, ती थी, ते थी। अच्छा, ये इनके अलावा भी एक चीज आती है, उसको भी लिख लेंगे, जस्ट देखेंगे। जैसे ता था, ती थी और ये तो आते ही हैं, कई बार इनमें ऐसे भी आते हैं, या था या फिर सिर्फ या। ठीक है, जैसे सिर्फ या ही लिख लेना, या, ये, जैसे वह आगरा गया, वह मुंबई आया,
वह दिल्ली गई, तो ई नहीं आएगा, शायद ई आता है इसमें, है ना, ई। आगे देखेंगे ETC। हाँ हाँ, सुन, डाल दे बट उसका वो करवा ले। अभी डाल दे, अभी के लिए, बट करवा ले किसी से भी। ठीक है भाई, देखो अब देखेंगे कि पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कब करते हैं। ठीक है, था, थी, थे, लिया, दिया, ये सब आते हैं, या ये लिख दिया मैंने, देख लेना। देखो इनका ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है, जस्ट इसीलिए कि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, ये इसलिए बता दिए हैं। मैं अब तक इन सब चीज़ों को बताता भी नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि नहीं सर हमें बता दो। कायदे से इनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में ये काम नहीं आएंगी चीज़ें ज़्यादा, लेकिन आप लोग बेहतर ढंग से रिलेट कर पाओ, इसलिए इनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पार्ट, हिंदी का पार्ट इतना ही रहता है। आ जाओ अब इंग्लिश के पार्ट पे। अब भाई इनको कब यूज करते हैं, पहला पॉइंट आता है सिंगल टाइम पास्ट एक्शन। पास्ट का कोई भी ऐसा एक्शन जो एक बार होता हो, उसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि देखो भाई, अभी एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अगर मैं आपको वापस लेके चलूं, किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, और मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टाइमलाइन बनाओ, तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हम वो टेंस एक्शंस को लगाते हैं जो रेगुलर है, यानी कि यहां भी हो रहा है, 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 यानी कि ये रिपीटेड एक्शन होते हैं, बार बार होने वाले होते हैं। कैसे एक्शन होते हैं, रिपीटेड होते हैं, बार बार होने वाले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पास्ट इंडेफिनिट की टाइमलाइन बनाओ, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट की टाइमलाइन कुछ इस तरीके की बनती है। ये मान लीजिए टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक बार हुआ हो। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में एक बार हुए होते हैं, उनको हम किस में दिखाते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। और रही बात भाई जो बच्चे कह रहे हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखो, भैया इसको इंग्लिश में क्या लिखूंगा, कि इंग्लिश में ये बात लिखूं कि हिंदी करते टाइम इसके अंत में ताहे तीहे आते हैं। अरे बदतमीजो, मारूंगा थप्पड़ दो दो। ठीक है, तो सिंगल टाइम एक्शन आ गए भाई। उसके अलावा कई बार हम पास्ट के ऐसे एक्शन जो 3-4 बार हुए, तो पास्ट के रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड एक्शंस ऑफ पास्ट, पास्ट के रिपीटेड एक्शंस के लिए भी हम इसको यूज कर लेते हैं। रिपीटेड का मतलब है ऐसे एक्शंस जो बार बार हुए। जैसे कि मान लीजिए आज हम प्रेजेंट में हैं, मैंने कहा मैं 2020 में 5 बार या कई बार या 4 बार या 3 बार कालका जी मंदिर गया। मैंने कहा मैं 5 बार, मैं 2020 में 5 बार कालका जी मंदिर गया, या मैं 2020 में कई बार कालका जी मंदिर गया। अब हम सिंगल टाइम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक्शन नहीं कह रहे हैं जो एक बार हुआ, कई बार हुआ, बार बार हुआ, रिपीटेडली हुआ, लेकिन हुआ कब, पास्ट में। तो ऐसे एक्शंस भी किस में दिखाते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। ठीक है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो पास्ट का सिंगल एक्शन भी उसी में दिखाते हैं और पास्ट के रिपीटेड एक्शंस भी हम उसी में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में मुख्यतः यही एक्शन आते हैं, मुख्यतः पास्ट के इंडेफिनिट में यही एक्शंस आते हैं। तो जो भी, दूसरा हम ये कह देते हैं अगर कभी पास्ट का टाइम दे रखा हो, ठीक है, तो पास्ट रेफरेंस इनमें होना जरूरी होता है मुख्यतः। या फिर इस पॉइंट को चलो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इंडेफिनिट और परफेक्ट का वो देखेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और क्योंकि पास्ट है तो इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है आपका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जो आप पॉजिटिव जिसको कह देते हो वही। तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस हमें लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना है
तो आपको सिंपल सी बात है, पहले सब्जेक्ट लिखो। अब ध्यान देना, यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसा भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेगेटिव एक्शन है तो फिर आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। नेगेटिव के केस में सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। ये बात ध्यान देने वाली है। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वर्ब जो टेंस है ना, टाइम, पास्ट है कि प्रेजेंट है, वो ये वर्ब नहीं बताती, वर्ब का पहला शब्द बताता है। अब डिड अपने आप में पास्ट बता ही दी है। डिड से अगर हमें पता चल गया कि बात पास्ट की है, तो इस वर्ब का कोई रोल नहीं है टेंस बताने में। यहां क्योंकि डिड नहीं थी तो इस वर्ब ने टेंस बताया, लेकिन यहाँ पे डिड ने टेंस बता दिया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डिड के बाद में आपको एग्जाम में V2 लिख के दे देगा, ध्यान देंगे। डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद में जो भी आपका जरूरत के हिसाब से लगाना हो वो लगेगा। और इसको बोलते हैं हम कौन सा एक्शन भाई? नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपको बताए थे दो तरीके के होते हैं। तो पहले तरीके वाला कौन सा भाई? जहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो डिड पहले आ गया और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया। अगर नॉट लगेगा तो भाई नॉट यहां भी आ सकता है और यहां भी, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अभी के लिए मैं यहां पे बस ब्रैकेट में लगा के लिख देता हूं ऑप्शनल के तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में फिर आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, यहां पे अगर डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? इंटेरोगेटिव। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया भाई? इंटेरोगेटिव। और यहीं पर दूसरा कौन सा बनता है इंटेरोगेटिव में ही? WH वर्ड आता है शुरुआत में, फिर आपका क्या आएगा? डिड आएगा, और डिड के बाद में आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट दे रखा है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, और अगर नॉट नहीं है तो फिर सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये सब। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सारे स्ट्रक्चर हो गए। किस लिए आता है? सिंगल टाइम एक्शन के लिए भी आ सकता है, रिपीटेड एक्शन के लिए भी आ सकता है, पास्ट के। कैसे एक्शन? पास्ट के जो रिपीटेड हुए हों या सिंगल टाइम हुए हों। और ये ऐसे एक्शन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, ये इनकम्प्लीट एक्शन नहीं होते हैं। जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होते हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, इनकम्प्लीट एक्शन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसमें कौन से एक्शन होते हैं? तो अगर आपको लिखना हो तो लिख देना सिंगल टाइम एक्शन, जो कि कैसे हो भाई? कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, तभी लिखते हैं हम इंडेफिनिट टेंस, कंप्लीट एक्शन। बढ़े भाई आगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। देखो, सबसे पहला जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी ऐसे देगा, सी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग। सी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग। सी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है। दूसरा, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई नॉट रीच देयर ऑन, आई नॉट रीच्ड देयर ऑन टाइम। मैं वहां समय पर नहीं पहुंचा। तीसरा, आई विजिट द कालकाजी टेम्पल many times in 2000
20। चौथा, रोहन डिड नॉट केम टू मीट हर। पांचवा, डिड सी इनवाइटेड यू। छठा, वाई यू did not come yesterday। सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करके बताएंगे भाई कौन से सेंटेंस में क्या करेक्शन होगा, जल्दी से। देखो सबसे पहले पहला वाला सेंटेंस देखेंगे भाई, सी डिड नॉट अटेंडेड। भाई अगर डिड लगा रखा है आपने तो अटेंडेड आप नहीं लिख सकते। V2 आप सिर्फ तब लगाओगे जब डिड ना आ रखा हो, तो अटेंडेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा। सो हम यार इसको बंद करें, इसी को। पैर एकदम, हाँ पैर एकदम ऐसे हो गए जाम, ठंड में मर गए। आ जाओ, आई डिड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, आई नॉट रीच्ड देयर ऑन टाइम। भाई अगर नॉट आया है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डिड की। और अगर डिड आ गया है तो फिर यहाँ पर रीच्ड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, रीच। आई डिड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, आई डिड नॉट रीच देयर ऑन टाइम। देखो भाई, I visit the कालकाजी टेम्पल मैनी टाइम्स इन 2020। भाई देखो 2020 से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि बात किसकी है, पास्ट की। पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, और पास्ट के रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अगर इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हमें विजिटेड लिखना पड़ेगा, ना कि विजिट, क्योंकि विजिट तो होती है फर्स्ट फॉर्म और हमको चाहिए कौन सी, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, विजिटेड। नेक्स्ट देखेंगे, रोहन डिड नॉट केम टू मीट हर। भाई रोहन देखो सब्जेक्ट है, अगर डिड आ गया है, डिड आना सही भी है, लाजमी है, क्योंकि नॉट आ रखा है। अगर नॉट आ रखा है तो डिड आना एकदम लाजमी है। अगर डिड आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान देंगे। केम सेकंड फॉर्म होती है और कम फर्स्ट फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे केम की जगह पे क्या आ जाएगा, कम का प्रयोग किया जाएगा भाई। ठीक है, कम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ सेंटेंस, डिड सी इनवाइटेड यू, डिड सी इनवाइटेड यू। अब जैसे ही आपने देखा डिड आ रखा है, अगर भाई देखो क्वेश्चन मार्क है तो डिड तो शुरू में आएगा ही आएगा, और अगर आप कह रहे हो कि डिड आ ही गया है तो इनवाइटेड नहीं आएगा, क्या आएगा, इनवाइट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इनवाइट लिखना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के बाद में। आगे देखेंगे, वाई यू डिड नॉट कम यस्टरडे। भाई देखो यस्टरडे साफ साफ कह रहा है कल की बात कर रहे हैं। दो होते हैं कल, एक होता है आने वाला, एक होता है बीता हुआ। बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, वो पास्ट की बात करता है, और आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, वो फ्यूचर की बात करता है। तो ये पास्ट है। अगर ये पास्ट की बात कर रहा है तो ऐसे केस में आप वाई यू डिड। अब देखो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है या बाद में, तो आप कहोगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो डिड यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। सो वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉट को भी साथ उठा लाएं, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तो मिला के लिख दें। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को इन सारे क्वेश्चंस में, एनीवन भाई, एनी डाउट, एनीवन, बताओ जल्दी।
कोई भी डाउट? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलो नो डाउट। नेक्स्ट चलेंगे आगे। कुछ और क्वेश्चंस जैसे मैंने लिखे, पहला सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, सी डिड वेंट टू द पार्टी। सी डिड वेंट टू द पार्टी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, हु डिड इनवाइटेड यू, हु डिड इनवाइटेड यू हियर। एक मैंने लिखा, चौथा सेंटेंस, व्हाट डिड मेड यू, व्हाट डिड मेड यू बीट योर डॉटर। सिस्टर लिखते हैं, डॉटर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, 3 नंबर है, ये नंबरिंग गलत हो गई है, मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ पाया मैं। चौथा, what he bought या what he gave you yesterday, what he gave you yesterday। पांचवा, रोहन did रोहन goes to school daily last year। चलो भाई, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, 5 का आंसर आपको करना है, कौन से में क्या एरर है, जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से। रोहन गोज टू स्कूल डेली लास्ट ईयर। पहले 1-2 बच्चे पिछली स्लाइड के 5वें और 6ठे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। डिड सी इनवाइटेड यू, बेटा नॉट लगाने की क्या जरूरत है 5वें में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में भी तो डिड आता है, जरूरी नहीं है नॉट आए 5वें में, नॉट जरूरी थोड़े ना बेटा, हमेशा नॉट नहीं आता है। देखो जब मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे थे ना, इस नॉट को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये नॉट आ भी सकता है और ये नॉट नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे मत समझो कि नॉट हमेशा आएगा इंटेरोगेटिव में ना, ठीक है। 6ठे में कोई कह रहा है कि सर क्या ये नॉट इस डिड के साथ नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है भाई। हम ये भी लिख सकते हैं वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, और हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं वाई यू डिड नॉट कम यस्टरडे। आ जाओ। सी डिड वेंट टू द पार्टी, सी डिड वेंट टू द पार्टी। बेटा ये कम है, केम नहीं है, और कम एकदम सही है। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बार बार इसी चीज को पूछोगे। अब आ जाओ,
सी डिड वेंट टू द पार्टी। भाई देखो हमने डिड भी लगा रखा है और V2। अब हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पे एक स्लैश कर रखा है, एसएससी ने इस तरीके से पार्ट कर रखे हैं सेंटेंस के, और यहाँ पे आपका नो एरर है। अब आप कहोगे कि सर डिड को हटाया जाना चाहिए या यहाँ पे गो किया जाना चाहिए डिड के हिसाब से, क्योंकि डिड के बाद में तो क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन एक बात बताओ भाई, डिड कब लगाते हैं, या तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तब इंटेरोगेटिव में, या फिर लगाते हैं नेगेटिव में। क्या यहाँ पे सेंटेंस में कहीं पे नॉट लगा रखा है, नहीं। क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। तो फिर डिड लगा ही क्यों रहे हैं, डिड यहाँ पे हमें नहीं लगाना है। तो ऐसे केस में ए पार्ट में एरर मार्क होगा और डिड को हम हटा देंगे। तो पहले सेंटेंस को हम लिखेंगे सी वेंट टू द पार्टी। क्या लिखेंगे, सी वेंट टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हु डिड इनवाइटेड यू हियर। अब देखो भाई ये इनवाइटेड आपकी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के अगर इधर आया है तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बचता है, हु। आपको बताया था हु या आपका व्हाट, ये अगर सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ऐसे केस में आपको डू डज डिड की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो मैंने लिखा भी था कि इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, डू डज और डिड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगेन अगर हु आपका सब्जेक्ट ही है तो क्या हमें डिड की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो ऐसे केस में डिड को हमें हटा देना है यहाँ से। तो हम लिखेंगे हु इनवाइटेड यू हियर, आपको यहाँ किसने इनवाइट किया। तो डिड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कल पढ़े थे कि डू डज की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आज हम पढ़ रहे हैं कि डिड की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे, वॉट डिड मेड यू बीट योर सिस्टर। अब देखो भाई मेड आपकी क्या है, वर्ब है कि नहीं, और यू इसके पीछे आया है, वर्ब के बाद में जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बचा, वॉट बच गया। तो वॉट आपका क्या है, सब्जेक्ट। अगर हु या वॉट सब्जेक्ट होते हैं तो डू डज और डिड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से भी हमें डिड को हटा देना है। ठीक है, यहां से भी हमें डिड को हटा देना है। नेक्स्ट देखेंगे, वॉट ही गेव यू यस्टरडे। अब आपने देखा कि गेव आपकी क्या है, वर्ब है, और ही इसके पहले आया है, तो ही आपका क्या रहा होगा, सब्जेक्ट। तो क्या वॉट आपका सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो भाई यहाँ पे ही है। और अगर वॉट सब्जेक्ट नहीं होता है तो मैंने कल की क्लास में भी आपको ये चीजें पढ़ाई थी कि अगर वॉट आपका सब्जेक्ट ना हो, कहाँ है, ये देखो, वॉट आपका सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था, तो हमने क्या लगाया था, डू का प्रयोग हमने किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर वॉट आपका सब्जेक्ट है ही नहीं तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे कि यहाँ पे हमें डिड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, वॉट डिड। क्योंकि हम क्या कहते हैं भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमें डिड की जरूरत पड़ी। और अगर भाई हमने डिड लगा दिया तो हम गेव लिखेंगे या गिव। ध्यान रखना, गिव होती है फर्स्ट फॉर्म, गेव होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, हु डिड, व्हाट डिड ही गिव यू यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रोहन गोज टू स्कूल डेली लास्ट ईयर। अब देखो अगर आप यहां तक इस सेंटेंस को सिर्फ पढ़ो, रोहन गोज टू स्कूल डेली, तो आपको लगेगा कि एकदम सही है, रोहन डेली स्कूल जाता है। लेकिन देखो यहां से हमने क्या लिख दिया है, लास्ट ईयर। और भाई लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल, और पिछले साल प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की, पास्ट की बात है। इसको अगर हम टाइमलाइन पे ग्राफ बना के देखेंगे तो कुछ ऐसा है, ये प्रेजेंट है, और लास्ट ईयर यानी कि पिछली कुछ ऐसा रहा होगा, और ये डेली इसमें स्कूल गया। पास्ट का रिपीटेड एक्शन किस में लिखा जाता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो गोज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वेंट। गो होती है फर्स्ट फॉर्म और वेंट होती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। बताओ भाई, बातें क्लियर है सारी की सारी, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट भाई, एनी डाउट, एनीवन? कोई डाउट नहीं, चलो भाई बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल फिर फ्यूचर के इंडेफिनिट से हम सीधे शुरुआत करेंगे। कल की क्लास में फ्यूचर का इंडेफिनिट हो जाएगा और सारे के सारे कॉन्टिन्यूस भी कल निपट जाएंगे, क्योंकि आसान पार्ट है वो सब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगातार लगे रहो। बाकी बहुत मेहनत हम भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत आप भी करिए। इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर लेंगे और अगर क्विज मिल पाए तो क्विज भी लगा लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।